सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। नमस्कार बच्चों, कक्षा 12 की जीव विज्ञान की कक्षा में मैं डॉक्टर पल्लवी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि जनन इकाई में हम 2 चैप्टर्स पहले पढ़ चुके हैं और आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ना जा रहे हैं जिसका नाम है मानव जनन। मतलब ये हमसे जुड़ा हुआ है। मानव जनन के बारे में मैं आपको बताऊं कि जो मानव में जनन होता है उसकी कुछ खास विशेषताएं होती हैं। जैसे मनुष्यों में सिर्फ लैंगिक जनन पाया जाता है, अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता, क्योंकि लैंगिक जनन जो कि बहुत धीमी प्रक्रिया है, इसमें आपको समय मिलता है कि जो 46 गुणसूत्र हैं वो आराम से अपनी कॉपी बना सकें, इसलिए ये धीमे प्रक्रिया से होता है। तो अलैंगिक जनन हमारे यहाँ पाया जाता है। दूसरी बात ये होती है कि जो मानवों की जो कोशिकाएं होती हैं वो आपकी टोटीपोटेंसी नहीं दिखाती, इसलिए उनसे हम जो है आगे अलैंगिक जनन नहीं कर सकते। और जो मानव होते हैं वो एक लिंगी होते हैं, मतलब नर और मादा जनक अलग अलग होते हैं और हम सतत प्रजनक होते हैं। जैसे कि इसके पहले हमने देखा है कि जो प्राइमेट्स होते हैं उनमें जो जनन चक्र है वो मौसम के परिवर्तन के हिसाब से होता है। अगर मौसम अनुकूल है तब वो प्रजनन करते हैं, अगर मौसम अनुकूल नहीं है तो वो प्रजनन नहीं करते। लेकिन जो मनुष्य है उसने अपने अंदर ऐसी विशेषताएं अपने आप को इस तरह अनुकूलित कर लिया है कि वो मौसम के हिसाब से अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ जो जनन चक्र है वो हमेशा चलता रहता है, महीने दर महीने। इस प्रकार हम सतत प्रजनक होते हैं। जो पुरुष होते हैं उनके यहाँ युग्मकों का निर्माण जो है वो पूरे जीवन भर चलता रहता है, लेकिन जो स्त्रियाँ होती हैं उनमें जो युग्मकों का निर्माण है वो 50-55 वर्ष के बाद बंद हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। और जो मनुष्य होता है वो अपने समान शिशु पैदा करता, मतलब सजीव प्रजनक होता है, क्योंकि मनुष्यों में जो निषेचन है वो आंतरिक निषेचन होता है। तो जो भ्रूण का परिवर्धन है वो माँ के शरीर के अंदर होता है। तो इस प्रकार हम सजीव प्रजनक या जरायुज होते हैं। अगर मानवों में होने वाले जनन को अगर हम उसकी एक झलक देखें तो हमारे यहाँ पुरुष और स्त्री 2 अलग अलग प्राणी होते हैं। पुरुषों में जो प्राथमिक लैंगिक अंग जो होता है वो हमारा वृषण होता है, जिसमें युग्मक जनन के पश्चात शुक्राणु बनते हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ 46 गुणसूत्र होते हैं, तो जो शुक्राणु होते हैं उनमें गुणसूत्र की संख्या 23 होती है। इसी प्रकार जो स्त्रियां होती हैं उनमें अंडाशय प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, जिसमें अंडाणु बनते हैं, ये मादा युग्मक होता है। और यहाँ पर भी गुणसूत्र की संख्या 23 होती है। जब शुक्राणु जो है स्थानांतरण के बाद अंडाणु से मिलते हैं और निषेचन होता है, तो उसके बाद जो युग्मनज बनता है वो आपका द्विगुणित होता है, मतलब 46 गुणसूत्र, इसे हम 2n लिखते हैं। इस युग्मनज में आपके विभाजन शुरू होते हैं, समसूत्रीय विभाजन शुरू होते हैं और कोरक पुट्टी बनती है, ब्लास्टोसिस्ट बनती है। ये ब्लास्टोसिस्ट जब अंतररोपित हो जाती है गर्भाशय में तो गर्भावधि की शुरुआत हो जाती है और गर्भावधि के 9 महीने या कभी कभी 9.5 मंथ्स जो है वो पूरे हो जाने के बाद प्रसव होता है और फिर शिशु का जन्म होता है। तो ये मानव जनन के प्रमुख चरण थे जिनको हमने देखा, और अब हम जो है एक एक करके अलग अलग चरणों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पुरुष जनन तंत्र की बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुरुषों में जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है वो वृषण होता है। प्राथमिक लैंगिक अंग
जिसमें युग्मकों का जनन हो रहा है, वो हमारा प्राथमिक लैंगिक अंग हुआ। प्रत्येक व्यक्ति में जो पुरुष होते हैं उनमें एक जोड़ा वृषण टेस्टिस पाया जाता है, और सहायक नलिका या सहायक ग्रंथियाँ और बाह्य जननेंद्रियाँ, ये हमारी सहायक एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं जो जनन में की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये युग्मकों का स्थानांतरण करते हैं। तो इस प्रकार पुरुष जनन तंत्र में ये 4 मुख्य भाग होते हैं। पुरुष जनन तंत्र जो है वो उत्सर्जन तंत्र के साथ थोड़ा मिला रहता है। अगर इस चित्र में हम देखें तो आपको पुरुष जनन तंत्र के साथ आपको यूरिनरी ब्लैडर भी दिखाई देगा, और साथ ही साथ जो पार्ट्स हैं इसके, चाहे हम वेसाइकल्स की बात करें या प्रोस्टेट की बात करें, यूथेरा की बात करें, पेनिस की बात करें या फिर टेस्टिस की बात करें। पुरुषों में जो टेस्टिस होता है वो मुख्य शरीर से अलग स्क्रोटम में होता है, जिसे हम वृषण कोष कहते हैं, और इसके बारे में भी हम देखेंगे। फिलहाल ये साइड का चित्र है। अगर हम सामने से देखें तो टेस्टिस जो है वो आपका स्क्रोटम में होता है, और ये काम जो है जब बच्चा जो भ्रूण है वो जब 7वें महीने का होता है तो उसी समय जो टेस्टिस है वो उदर गुहा से उतरकर स्क्रोटम में आ जाती है। कभी कभी बच्चे के जन्म लेने के बाद भी ये चीज़ होती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेस्टिस का जो तापमान चाहिए वो कम चाहिए, मतलब कम से कम 2 से 2.5 डिग्री कम तापमान होने पे ही आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। तो इसलिए टेस्टिस जो है स्क्रोटम में बाहर लटकती रहती है, और उसके बाद ये जो है ये एक कैनाल के माध्यम से उदर गुहा से जुड़ी रहती है। इस कैनाल को हम इंग्यूइनल कैनाल कहते हैं, और इस कैनाल के थ्रू आपका धमनी, शिरा, तंत्रिका तंत्र और लसिका वाहिनी ये सारी जो है आपके टेस्टिस तक आती हैं, और इस तरह ये उदर गुहा से जुड़ी रहती हैं। यहाँ पर आप अगर देखें तो वास डिफरेंस, एपिडाइडिमिस, वासा इन्फ्लुएंसिया, रेटिस टेस्टिस, ये सारे जो हैं आपके सहायक नलिकाएं हैं, और इधर सेमिनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये सारी सहायक ग्रंथियां हैं। पेनिस आपका बाह्य जननेंद्रिय होता है। पुरुष जनन तंत्र के आरेखीय दृश्य के बाद अब हम जो है वृषण पे आते हैं और इसकी चर्चा करते हैं। जैसे मैंने बताया कि तापमान को कम करने के लिए आपके जो वृषण हैं वो आपके स्क्रोटम में रहते हैं। स्क्रोटम में कुछ पेशियां होती हैं जैसे कि क्रीमेस्टर और डॉर्टोस। ये पेशियां जो हैं वो स्क्रोटम को एक्सपैंड करती हैं, खींचती हैं, इसे शरीर के पास लाती हैं, दूर करती हैं ताकि तापमान नियंत्रित हो सके। जो वृषण होते हैं वो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। ये अंडाकार आकार के होते हैं और ये 2 परतों से घिरे हुए होते हैं। जो पहली परत होती है जो ट्यूनिका वेजिनेलिस कहलाती है वो पतली परत होती है, और अंदर जो है वो कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ मोटा लेयर होता है जिसे हम ट्यूनिका एल्बुजिना कहते हैं। और साथ ही साथ ये जो ट्यूनिका एल्बुजिना जो है वो अंदर की तरफ में धसी हुई होती है, जिससे आपके जो हर एक टेस्टिस में कम से कम 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बन जाते हैं, आपके पालिकाएं बन जाती हैं, और हर एक पालिका में आपके 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जिन्हें हम शुक्रजन नलिकाएं भी कहते हैं। अगर हम एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को देखें तो हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आपको एक एपिथेलियम होगी, और एपिथेलियम के अंदर की तरफ में आपके 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिका जो होती है जिसे हम नर जन्म कोशिका कहते हैं, जो आगे चल के शुक्राणु बनाती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा, और दूसरी कोशिकाएं जो हैं वो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं। इन्हें कभी कभी नर्स सेल भी कहा जाता है, जो आपके नर जन्म कोशिका को पोषण देती हैं। जिस समय वो विभाजित हो रहे होते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस में भाग ले रहे होते हैं तो उस समय ये उसे पोषण देती है, ऑक्सीजन देती है, और इस प्रकार आपकी ये 2 तरह की कोशिकाएं जो हैं पाई जाती हैं।
जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं उनके बीच में आपकी जगह होती है, इसे हम अंतराली अवकाश कहते हैं। इन अंतराली अवकाश में भी कुछ खास कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम लिडिक सेल्स कहते हैं। ये जो लिडिक सेल्स हैं ये आपके एंड्रोजन हार्मोन का स्राव करती हैं, एंड्रोजन जिसमें टेस्टोस्टेरोन होता है, और साथ ही साथ कुछ और कोशिकाएं होती हैं जो जो इम्यूनिटी देती हैं। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं उसमें जब स्पर्म बन जाते हैं तो वो स्पर्म जो है एक चैनल के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं, और ये चैनल जो है वो हमारी सहायक नलिकाएं जो हैं वो बनाती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो नलिकाएं हैं वो आपके एक नलिकाओं के जाल में खुलती हैं जिन्हें हम रेटे टेस्टिस या वृषण जालिकाएं कहते हैं, और ये वृषण जालिकाएं फिर आगे जाके 15 से 20 अति संबलित नलिकाओं में खुलती हैं जिन्हें हम शुक्रवाहिकाएं कहते हैं। ये शुक्रवाहिकाएं जो हैं ये शुक्राणुओं को फिर आपके अधिवृषण में ले जाती हैं। ये जो अधिवृषण जो होता है इसकी लंबाई अगर हम देखें तो ये 6 मीटर लंबा होता है, लेकिन यहाँ पर ये इतना ज़्यादा कुंडलित होता है कि इसकी लंबाई जो है वो मात्र 4 सेंटीमीटर बचती है, और ये आपका कॉमा के आकार में वृषण के पीछे लगा रहता है। जो अधिवृष है या एपिडाइडिमिस है वो जो शुक्राणु होते हैं उनको अपने पास स्टोर करके रखता है, कम से कम 1 महीने तक की आराम से शुक्राणु को अपने पास स्टोर रख करके रखता है। इस समय शुक्राणु जो है परिपक्व भी हो जाते हैं, और अगर शुक्राणु जो है वो इजैकुलेट नहीं हुए तो उस स्थिति में जब उनका विघटन होता है तो यहाँ एपिडाइडिमिस में जो अंदर की जो लेयर होती है उस पर स्टीरियोसीलिया माइक्रोविलाई जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं जो उस तरल पदार्थ को सोख लेते हैं, और अगर जब जो शुक्राणु है वो इजैकुलेट होते हैं तो शुक्राणु फिर आपके एपिडाइडिमिस से निकल के शुक्रवाहक या वास डिफरेंशिया में पहुंचते हैं। ये वास डिफरेंशिया ऊपर की तरफ उदर गुहा में वापस जाती है इंग्विनल कैनाल से होते हुए, और फिर मूत्राशय के पीछे से निकलकर ये सबसे पहले सेमिनल वेसिकल से मिलती है, और वहाँ पे जाके ये इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। इजैकुलेटरी डक्ट के आगे भी का सिरा जो होता है वो भी थोड़ा फूला हुआ होता है, इसे एम्पुला कहते हैं, जहाँ पे शुक्राणुओं को रखा जाता है, और फिर बाद में इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रीशन लेकर आगे मूत्र मार्ग या यूथेरा में मिल जाती है। तो इस तरह जो आपका ये मूत्र मार्ग यूथेरा जो होता है वो आपका यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट का काम करता है, मतलब ये यूरिन भी पास करता है और स्पर्म्स को भी पास करता है। अब हम बात करेंगे सहायक ग्रंथियों की, एसेसरी ग्लैंड्स। इसमें सबसे पहले आपके एक जोड़ा शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल्स आती हैं, और जो सेमिनल वेसिकल होती हैं वो आपका सेमिनल प्लाज्मा जो है उसका निर्माण करती हैं। कम से कम 70 से 80% जो सेमिनल प्लाज्मा जो है वो शुक्राशय में बनता है, और इसमें मुख्य रूप से आपका फ्रक्टोज और कैल्शियम जैसे चीज़ें होती हैं जो आपको शुक्राणुओं को पोषण देती हैं। देखिए शुक्राणुओं को गति करनी होती है, इसलिए उनके पास बड़ी मात्रा में भोजन होना चाहिए, और फ्रुक्टोज जो आप जानते होंगे कि ये फल शर्करा है, ये हमारे शरीर में नहीं मिलती। सिर्फ और सिर्फ शुक्राशय ही एक ऐसा ग्लैंड है, ग्रंथि है जो आपके फ्रुक्टोज को स्रावित करता है। तो इस प्रकार शुक्राशय जो है वो भोजन देती हैं, उनके पोषण का काम करती हैं। जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है ये आपके शुक्राणुओं को गतिशील बनाती है, उन्हें एक्टिव बनाए रखती है। इसमें से बहुत तरह के एंजाइम्स ये निकालते हैं जो आपके शुक्राणुओं को एक्टिव बनाए रखते हैं, और साथ ही साथ जो सीमेंस होता है उसकी कोगुलेशन को भी रोकते हैं। एक चीज़ और होती है कि ये प्रोस्टेट ग्रंथियों का जो स्राव है वो क्षारीय होता है, जिससे कि जो यूथेरा में जो यूरिन की एसिडिटी है वो ख़त्म हो जाए, तो इसमें भी ये सहायक होते हैं। ठीक इसी तरह जो अगली ग्रंथि होती है जो प्रोस्टेट के बाद जो है वो यूथेरा में खुलती है, वो है आपकी बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। ये भी एक जोड़ी होती है,
और ये मुख्यतः जो है वो लुब्रिकेंट को स्रावित करती है कि जब इंसेमिनेशन के समय या कॉपुलेशन के समय जो है वो लुब्रिकेंट रहे और प्रोसेस को पूरा किया जा सके। सहायक ग्रंथियों के बाद जो है वो बाह्य जननेंद्रियाँ आती हैं। इसमें मैंने बताया कि इसमें सबसे पहले पेनिस होता है जो एक खास तरह के स्पंजी ऊतकों का बना होता है। ये स्पंजी ऊतक जो हैं वो इंसेमिनेशन को फैसिलिटेट करते हैं। जब इसमें ऐसे तो इनके जो गड्ढे हैं वो खाली होते हैं, जब इसमें आपके रक्त भर जाता है तो ये कड़े हो जाते हैं और ये इरेक्शन में मदद करते हैं। और पेनिस का जो अगला हिस्सा होता है उसे हम ग्लांस पेनिस कहते हैं। और ग्लांस पेनिस जो है वो एक ढीली ढाली त्वचा से ढका होता है जिसे हम फोरस्किन कहते हैं। इसी ग्लांस पेनिस में आपकी खाज होती है जो आपका जो यूरेथ्रा है उसकी ओपनिंग होती है जिसे हम यूरेथर मीएटस कहते हैं। इस प्रकार जिस तरह पुरुष जनन अंग को देखा उसी तरह अब हम स्त्री जनन अंग की बात करते हैं। स्त्री जनन अंग काफ़ी कुछ मामलों में अगर हम सिर्फ प्राथमिक लैंगिक अंग की बात करें तो ये लगभग पुरुष जनन तंत्र की तरह ही होता है, लेकिन स्त्री जनन तंत्र में कुछ चीज़ें ज़्यादा होती हैं और कॉम्प्लिकेटेड भी होती हैं, क्योंकि स्त्रियों के अंदर उन्हें गर्भ को पालना होता है, मतलब प्रेगनेंसी के समय की ज़रूरत होती है और फिर प्रेगनेंसी के बाद बच्चे का लालन पालन करना होता है। तो स्त्री जनन तंत्र में हमें कुछ और चीज़ें देखने को मिलती है। स्त्री जनन तंत्र में अंडाशय, ओवरी जो कि प्राथमिक लैंगिक अंग है वो भी एक जोड़ी होती है। फिर अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब होती है, ये भी एक जोड़ी होती है। एक गर्भाशय होता है गर्भाशय ग्रीवा के साथ, और साथ ही साथ योनि और बाह्य जननेंद्रियाँ होती हैं। इसके अलावा एक जोड़ी स्तन ग्रंथियाँ भी होती हैं, मैमरी ग्लैंड। जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्तनधारी हैं उनका सबसे प्रमुख लक्षण यही होता है क्योंकि उनके पास क्या होती हैं, स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, इसीलिए हमें स्तनधारी वर्ग में रखा गया है। तो ये संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से जो है वो स्त्री जनन तंत्र के साथ जुड़ी होती हैं। मुख्य जनन में इनका कोई काम नहीं होता, लेकिन जन्म के बाद शिशु के पोषण में इनकी आवश्यकता होती है। अगर हम स्त्री जनन तंत्र का लंबोत्काट में अगर हम इसे देखें तो ये भी श्रोणि मेखला रीजन में पाया जाता है, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लोरेटिस, लेबियम माइनोरा, लेबियम मेजोरा, वेजाइनल ओरिफिस, ये हमारे बाह्य जननेंद्रियाँ हैं। यूट्रस और सर्विक्स ये ग्रीवा और गर्भाशय हो गई। गर्भाशय के पीछे जो है आपका अंडाशय होता है, इसीलिए इस चित्र में आपको अंडाशय नहीं दिख रहा है। अगर हम सामने से लंबोत्काट को देखें तो यहाँ पे हमें अंडाशय नज़र आता है। 2 अंडाशय होते हैं। अंडाशय जो हैं वो उदर गुहा में होते हैं, वृषण उदर गुहा में नहीं होते, लेकिन अंडाशय जो है वो उदर गुहा में होते हैं। और ये गर्भाशय से जो है जुड़े रहते हैं ओवेरियन लिगामेंट के द्वारा, और साथ ही साथ उदर गुहा से जुड़े रहते हैं आपके मेजोवेरियम के द्वारा। इस ओवरीज के बाद जो अंडवाहिनी होती है जिसमें स्थैमस, एम्पुला, इन्फेंडिबुलम जो फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है, अंडवाहिनी का पार्ट है, साथ ही साथ ये उल्टे नाशपाती के आकार का गर्भाशय होता है, और फिर बाह्य जननेंद्रियाँ होती हैं। अगर हम एक अंडाशय की संरचना की बात करें तो ये अंडाशय जो होता है वो वृषण के मुकाबले थोड़ा छोटा होता है, और अंडाशय का भी परिवर्धन जो है वो भ्रूणीय अवस्था से ही शुरू हो जाता है। अंडाशय जो है वो अंडाणुओं कई तरह के स्टेरॉयड हार्मोन्स को पैदा करता है, और हर एक अंडाशय में सबसे बाहर एक पतली एपिथीलियम होती है, और एपिथीलियम के अंदर जो है आपके अंडाशय की पिथिका होती है, स्ट्रोमा होती है, जो कि आपका एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स और आंतरिक मेडुला में बटी होती है। जब हम अंडाशय को देखते हैं तो अंडाशय के में हमें कई सारे फॉलिकल अलग अलग स्टेज में मिलते हैं, और साथ ही साथ इसमें अंडक भी होते हैं जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। अब हम अंडवाहिनी की बात करते हैं या फेलोपियन ट्यूब। जो अंडवाहिनी होती है वो 10 से
12 सेंटीमीटर लंबी होती है। और जब ओवरी से अंडाणु जो है निकलता है तो जो इनफंडिबुलम होता है, जिसे कीपक कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब का जो इनफंडिबुलम होता है उसके पास झालर की तरह संरचनाएं होती हैं, इसे हम फेमरी कहती हैं। और जैसे ही ओवरी से अंडाणु बाहर निकलता है तो ये इनफंडिबुलम जो है उस अंडाणु को अपनी तरफ खींच लेता है और फिर अंडाणु यहाँ से आपके चौड़े हिस्से में आता है, जिसे एम्पुला हम कहते हैं। ये एम्पुला वह जगह होती है जब यहाँ पर शुक्राणु पहुँचता है तो अंडाणु और शुक्राणु का जो निषेचन है वो एम्पुला रीजन में होता है। और एम्पुला रीजन के आगे जो है वो सक्रिय सी वाहिका होती है जो गर्भाशय में खुलती है, जिसे हम एस्थमस कहते हैं। यहाँ पे सिलिएटेड एपिथेलियम पाए जाते हैं जो मदद करते हैं अंडाणु और शुक्राणु को पास होने में। अंडवाहिनी के बाद जब हम गर्भाशय को देखते हैं तो स्त्रियों में एक गर्भाशय पाया जाता है और गर्भाशय में जो मुख्य बॉडी होती है उसके बाद नीचे की तरफ ये सकड़ा हो जाता है, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं। और ये सर्विक्स जो है वो आपके फिर विजाइना से मिली होती है। गर्भाशय में आपके 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर जो आपकी पेरीमेट्रियम होती है, बहुत पतली झिल्ली में स्तर होता है। बीच में आपका मायोमेट्रियम होता है जो चिकनी पेशीय स्तर होता है। और सबसे अंदर की तरफ में आपका एंडोमेट्रियम होता है, ये ग्रंथिल स्तर होता है। और ये एंडोमेट्रियम जो है वह एक साइकिल के रूप में बनता और टूटता रहता है, इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। तो इस प्रकार गर्भाशय में ये 3 लेयर होते हैं और सर्विक्स कैनाल के थ्रू जो है आपका गर्भाशय जो है वेजाइना में खुलता है। वेजाइना जो है, जैसे हमने बात की कि वेजाइना जो है वो सर्विक्स कैनाल के साथ मिलके आपका जन्म नाल या बर्थ कैनाल बनाती है। और वेजाइना ही वो जगह होती है जहाँ पे आपके स्पर्म जो है वो इकट्ठा होते हैं और उसके बाद फिर वो गर्भाशय में प्रवेश करते हैं। जो वेजाइना है वो बाहर की तरफ वॉल्वा में खुलती है और जो वाल्वा होती है, जो वाय जननेंद्रिय होती है, उसमें मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेंस और क्लेटोरिस होते हैं। हाइमेन जो है वो पतली झिल्ली होती है जो वेजाइना की जो ओपनिंग है उसको पार्शली कवर किए रहती है। और मांस प्यूबिस जो है वो आपके वसायुक्त स्तर होते हैं जिसमें प्यूबिक हेयर्स होते हैं और ये आपके वॉल्वा को कवर किए रहते हैं। उसके अंदर आपके लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनर, ये 2 फोल्ड्स और होते हैं जो आपके वॉल्वा को कवर करते हैं। साथ ही साथ एक उंगली के समान ये संरचना होती है जिसे हम क्लाइटोरिस कहते हैं, जो आपका जो मूत्र मार्ग है उसके ऊपर होती है और जहाँ पे आपके लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा मिलते हैं ठीक उसके नीचे स्थित होती है। तो ये आपका योनि और वाय जननेंद्रिय होती है जो स्त्री जनन तंत्र में पाई जाती हैं। अब अगर हम स्तन ग्रंथियों की बात करें, जैसे मैंने बताया कि जितने भी स्तनधारी होते हैं उनके मादाओं में स्तन ग्रंथियों का होना जो है वो एक खास लक्षण है। पुरुषों में भी स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं पर वो एक्टिव नहीं होती है। ये मादा में पाए जाने वाली जो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं ये आपके ग्रंथिल ऊतक होते हैं जो वसा के साथ मिलके बनते हैं। और जब बच्चे का जन्म होता है तो इनसे दुग्ध का सिक्रीशन होता है। इसके लिए हर एक स्तन ग्रंथि को अगर हम देखें तो उसमें कई सारे लोब्स होते हैं, मेमोरी लोब्स होते हैं, 15 से 20 लोब्स होते हैं, जिसमें हर एक लोब में आपकी कूपिकाएँ पाई जाती हैं, एवियोल्स पाए जाते हैं। और जो एवियोल्स की कोशिकाएं हैं आप ये देखिए, इनके अंदर जो है ये दूध निकालती हैं और ये यहाँ पे दूध इकट्ठा होता है और फिर यहाँ से ये दूध आपका मेमोरी ट्यूब्यूल में आता है और मेमोरी ट्यूब्यूल से ये दूध जो है वो मेमोरी डक्ट में इकट्ठा हो जाता है। मेमोरी कई सारी जो मेमोरी डक्ट्स हैं वो मिलकर आपके चौड़े एम्पुलास बनाती हैं जहाँ पे ये दूध इकट्ठा रहता है और फिर लैक्टिफेज डक्ट के द्वारा ये दूध आपका बाहर निकलता है। तो इस प्रकार स्तन ग्रंथियाँ जो हैं वो क्रियात्मक रूप से स्त्री जनन तंत्र के साथ जुड़ी रहती हैं और शिशु के पोषण में सहायक होती हैं। बच्चों, आज हमने जो है
मानव जनन में दो चीज़ों को देखा, पुरुष जनन तंत्र और स्त्री जनन तंत्र। स्त्री जनन तंत्र और पुरुष जनन तंत्र ये दोनों इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये युग्मकों का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ जनन की आगे की प्रक्रिया में ये अंग काम आते हैं। अगले वीडियो में हम स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis और आगे फिर हम प्रेगनेंसी और इन सब चीज़ों को देखेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो को ख़त्म करें, मैं चाहूँगी कि आप पुरुष जनन तंत्र और स्त्री जनन तंत्र इन दोनों के नामांकित आरेख को इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर इनसे प्रश्न पूछा जाता है और ख़ासकर लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में आप शुक्र जनन नलिका की संरचना का भी वर्णन कर सकते हैं और इसको तैयार कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।